अब आपके यहाँ एक स्पेशल टॉपिक है जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। पॉलन ग्रेन सबको पता है क्या है, मेल गेमेट है, फ्लावरिंग प्लांट का मेल गेमेट है, ठीक है। लेकिन इससे इसको बनाने में मदद बेसिकली टेपिटम करती है, जो इसकी ऊपर लेयर होती है, वो पिछले लेक्चर में हमने बता दी। अब स्पेशली वो हाई लेवल तक क्वेश्चन जो कि नीट में आए हैं, AIPMT में आए हैं, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। लिखेंगे नंबर 1 क्वेश्चन, पॉइंट्स बना के लिखेंगे। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल का गेमेट है, मेल गेमेटोफाइट। इतना समझ में आया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज स्पोरोडर्म। द वॉल ऑफ इससे ज़्यादा पॉलन ग्रेन पे सवाल नहीं पूछेगा कहीं भी। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, क्या नाम आएगा? नोन एज स्पोरोडर्म। 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 अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोडर्म हैज़ 2 लेयर। स्पोरोडर्म हैज़ 2 लेयर। इसी स्पोरोडर्म की 2 लेयर होती हैं। लिखेंगे स्पोरोडर्म टू लेयर हैं, तो एक का नाम अलग होगा, दूसरी का नाम अलग होगा। यानी एक ऊपर होगी उसको आउटर बोलेंगे, एक नीचे होगी उसको इनर बोलेंगे। तो आउटर वाली का नाम है एक्साइन और इनर वाली का नाम है एंटाइन। आउटर वाली का नाम क्या है? जो आउटर है उसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। ये वही एक्साइन है जो टेपिटम, एमीबॉइड टेपिटम बनाने में मदद करता है इस एक्साइन को, ठीक है। और इनर को क्या बोलेंगे? इंटाइन। बात समझ में आई? अच्छा, अब नेक्स्ट बात लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन जो बना हुआ होता है, इसमें जो एक्साइन है ये किससे बना हुआ होता है? एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इतना समझ में आया? एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनती है। इसकी भी खास बात है, वो आगे बताएंगे स्पोरोपोलेनिन के बारे में। द एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसमें इसकी जो एंटाइन वाली लेयर है वो किससे बनती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन। और ये वाली लेयर किससे बनती है? स्पोरोपोलेनिन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नो एंजाइम दैट डिग्रेड। पहले पॉइंट लिखेंगे उसके बाद समझाऊंगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, पचा सके, ख़त्म कर सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब पे सवाल आए, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। इसी वजह से जब देखो होता क्या है कि ये जो लेयर है ऊपर की लेयर स्पोरोडर्म 2 तरह की हो गई, आउटर एक्साइन, इनर एंटाइन। एक्साइन जो बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अब मान लो ये आपका क्या है, ये आपका पॉलन ग्रेन है। अब इसके ऊपर लेयर है आउटर और इनर, ठीक है। अब ये जो लेयर है, आउटर वाली जो लेयर है, ये बनी हुई होती है किससे? स्पोरोपोलेनिन से। और स्पोरोपोलेनिन की खास बात यह है कि कोई भी एंजाइम इसको क्या नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता। तो ये जहाँ पर है वहाँ पर
ऐसे ही रहते होंगे, ये कभी डिग्रेड के ख़त्म ही नहीं होते होंगे। तो ये बहुत बहुत पुराने मिले हैं, बहुत बहुत पुराने पोलेलिन भी ये एक्साइन भी यानी कि पोलन ग्रेन भी किसकी वजह से बचे हुए हैं, एक्साइन की वजह से हमें देखने को मिल गए। तो लिखेंगे, तो जब कोई पुराना पोलन ग्रेन मिलता होगा बहुत हज़ारों साल पुराना, तो वो क्या होगा, फॉसिल ही तो होगा ना। तो हमें फॉसिल की तरह भी इसको हम क्या करते हैं, एज अ यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल। ठीक है, फॉसिल की तरह क्यों, तो ड्यू टू लिखेंगे, ड्यू टू क्योंकि स्पोरोपोलिन की खास बात क्या है, कोई एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे पोलन ग्रेन हैज 2 सेल। पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल का होता है। लिखेंगे पोलन ग्रेन हैज 2 सेल। तो 2 सेल जो होते हैं, आउटर और इनर का मसला नहीं है यहाँ पे, मेन मसला है बड़ा और छोटे का, बिगर होता है और एक छोटा होता है। तो लिखेंगे पोलन ग्रेन हैज 2 सेल। बिग जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, 2 होते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल हम आपको दिखाते हैं। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 23, इसमें एक सेल ऊपर का वेजिटेटिव सेल और नीचे का जनरेटिव सेल। ठीक है, ये वाला। तो वेजिटेटिव सेल का मतलब वी है उसमें, तो बड़ा होगा, बिग होगा। तो वेजिटेटिव सेल और नीचे होता है जनरेटिव सेल। अच्छा, याद कैसे करेंगे, वी से बिग और बाकी का छोटा है ही, तो यहाँ पे होता है जनरेटिव और यहाँ होता है वेजिटेटिव। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, लिखेंगे द पोलन ग्रेन हैज 2 सेल, बिग वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल वाज स्मॉल शेप, स्मॉलर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन, 60% पोलन ग्रेन जो एंजियोस्पर्म के हैं उनके अंदर क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज ही होती है। लिखेंगे इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन have 2 celled stage, vegetative cell and generative cell। ठीक है, रेस्ट ऑफ 40% एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन कैसे होते होंगे, 2 सेल तो नहीं होते होंगे, 3 सेल होते होंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 40%, सॉरी। तो लिखेंगे इन 40% रिमेनिंग प्लांट्स, इन 40%, इसके अलावा जो 40% रह गए हैं ये कैसे होते होंगे। असल में इनके साथ क्या होता है कि इनका जो जनरेटिव सेल होता है 2 में टूट जाता है, जनरेटिव सेल जो होता है वो 2 में टूट जाता है। तो लिखेंगे इन 40% रिमेनिंग प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गेमेट। जनरेटिव सेल डिवाइड दो मेल गेमेट में जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैसी स्टेज हो जाएगी, 3 सेल स्टेज।
बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अ पॉलन ग्रेन विथ पॉलन ट्यूब, अ पॉलन ग्रेन विथ पॉलन ट्यूब कैरिंग मेल गेमेट। तो जो पॉलन ग्रेन होती है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो पॉलन ट्यूब के साथ उतरता है, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब के साथ जो उतरता है पॉलन ग्रेन, वो क्या होता है, लिखेंगे द पॉलन ग्रेन विथ पॉलन ट्यूब कैरिंग मेल गेमीट रिप्रेजेंट मेच्योर मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, रिप्रेजेंट मेच्योर मेल गेमेटोफाइट। अरे ये पॉलन ट्यूब उतरती है नहीं इस टाइम, ये आपने सुना होगा यहाँ 10th क्लास में, यहाँ से तो वही बता रहे हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब्स के साथ कौन आता है, मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब लिखेंगे इट इज 3 सेल्स 1 वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गेमेट्स, 2 मेल गेमेट्स। ये थोड़ा सा हो गया। तो मेल गेमेटोफाइट उतरता है, इसके अलावा हमने क्या पॉइंट लिखवाया, इसके अलावा हमने पॉइंट लिखवाया कि पॉलन ग्रेन विथ पॉलन ट्यूब कैरिंग अ मेल गेमेट मेच्योर के मेल गेमेटोफाइट। के बाद हमने लिखवाया इट इज़ अ 3 सेल 1 वेजिटेटिव सेल एंड अदर 2 मेल गेमेट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, एक बात और है, इसकी स्टडी को, इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं, लिखेंगे द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल morphology of pollen grain, the study of external morphology of pollen grain। The study of external morphology of pollen grain इस स्टडी का भी एक ख़ास नाम है, द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन इज पेलाइनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, इंसेक्ट की बात हो रही है, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, pollinated pollen grain, the exine covered by yellowish viscous sticky क्या होता है, pollen kit। इतनी बात समझ में आई? तो हमने क्या बताया, पॉलन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन द एक्साइन कवर्ड बाय येलोइश विस्कस स्टिकी एंड ऑयली लेयर नोन एज पॉलन किट। असल में ऑयली लेयर होती है। अच्छा, यहाँ पे जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड आया ना, ये क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, यानी ऐसा पॉलन ग्रेन। देखो, पॉलन ग्रेन को पहुंचाया जाएगा, पॉलन ग्रेन तो मेल वाला पोर्शन हो गया, फीमेल के पोर्शन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसके कई जरिए हो सकते हैं, हो सकता है हवा के जरिए पहुंचाया जाए, विंड पॉलिनेशन हो सकता है, एनिमल के थ्रू इंसेक्ट पॉलिनेशन होता हो। तो इंसेक्ट के वाले पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन जिनका फर्टिलाइजेशन किसके जरिए होता है, इंसेक्ट के जरिए होता है, उनके अंदर देखा यह गया है कि वो येलोइश होते हैं, विस्कस होते हैं, स्टकी होते हैं, ऑयली लेयर पॉलन किट होते हैं। क्यों स्टकी होते होंगे? क्योंकि ताकि कोई भी मधुमक्खी आई और उस पर चिपक गई, और चिपकने के बाद में फीमेल पोर्शन के पास जाके बैठ गई। इतना समझ में आया?
तो इसीलिए ये विस्कस भी होते हैं, येलोइश भी होते हैं और कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। और उसको पॉलन किट कहते हैं, पूरी एक पॉलन किट होती है अगर ये विस्कस हुआ, येलोइश हुआ और स्टिकी हुआ। इतनी बात समझ में आई। लिखेंगे पॉलन किट इज मेड अप ऑफ, ये जो पॉलन किट है ये बनी हुई होती है, पॉलन किट इज मेड अप ऑफ, लिखेंगे क्रेटिनॉइड एंड लिपिड्स, क्रेटिनॉइड एंड लिपिड्स। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, पॉलन किट किससे बनती है? लिपिड्स एंड क्रेटिनॉइड्स। अब लिखेंगे एट सर्टेन प्लेसेस द एग्जाइन इज थिन। बहुत सारी प्लेसेस पे क्या होता है, ये देखो बेटा ऐसा होता है कि पूरा पॉलन ग्रेन है, आउटर लेयर है, तो बहुत सारी प्लेसेस पे क्या होता है, एग्जाइन थिन होती है, वैसे ये मोटी होती है, तो एग्जाइन बहुत यहाँ पे जगह जगह से कैसी होती है, थिन होती है। तो लिखेंगे एट सर्टेन प्लेस एग्जाइन इज थिन और एब्सेंट, कभी कभी थिन होती है तो कभी कभी कहीं कहीं एब्सेंट भी होती है। समझ आ रहा है? तो एग्जाइन अगर थिन है, एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर थिन है, अगर तो क्या हो गया, तो लिखेंगे एट सर्टेन प्लेसेस द एग्जाइन इज थिन और एब्सेंट, द एरिया में हैव थिक इंटाइन। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, गौर से सुनो, जब यहाँ की एग्जाइन थिन होगी तो इसकी लेयर एक और है ना जो इनर है, उसको बोलते हैं इंटाइन। तो जहाँ जहाँ से ये थिन होगी वहाँ वहाँ से इंटाइन कैसी होगी, मोटी होगी। तो जहाँ पे थिन क्या होगी, एग्जाइन होगी, और वहाँ वहीं पे क्या होगी, इंटाइन ठीक होगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, जहाँ से गायब होगी एग्जाइन वहीं से क्या हो रही होगी, एग्जाइन इंटाइन बाहर आ रही होगी। तो जहाँ से एग्जाइन गायब होगी वहाँ इंटाइन ही तो दिखेगी भाई, दो लेयर है, ऐसी दो लेयर है। अब मान लो ये इस तरह से बना लो इसको अच्छे से, एक लेयर मैंने और बना ली जिसको हम इंटाइन कहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पतली कर रहा हूँ। अब मैंने इंटाइन को पतला कर दिया तो एग्जाइन बाहर से, एग्जाइन को बाहर से पतला कर दिया तो इंटाइन दिखने लगेगा, नहीं दिखने लगेगा? अब इसका मतलब ये भी है कि मान लो अगर यहाँ से हमने एब्सेंट करती है एग्जाइन तो इंटाइन तो अपने आप दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कहीं कहीं से क्या होता है, एग्जाइन बहुत पतली होती है और कहीं कहीं से होती भी नहीं है। यहाँ से पतली है, लाल कलर से दिखा दे रहे हैं, लाल से अगर हमने बनाया रेड से तो रेड से ही हम एग्जाइन दिखा दे रहे हैं, और इसको हम ब्लू से दिखा दे रहे हैं इंटाइन को। तो इंटाइन जहाँ जहाँ पतली, एग्जाइन जहाँ जहाँ पतली होगी वहाँ वहाँ इंटाइन मोटी होगी, और जहाँ जहाँ एग्जाइन दिखेगी नहीं यानी कि है ही नहीं तो वहाँ से क्या दिख रही होगी, अंदर वाली इंटाइन दिख रही होगी। तो लिखेंगे एट सर्टेन प्लेसेस द एग्जाइन इज थिन और एब्सेंट, द एरिया मे हैव थिक इंटाइन, द एरिया मे हैव थिक इंटाइन, द एरिया मे हैव थिक इंटाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे द एरिया में हैव थिक इंटाइन और डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, कैलोज लिखना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का है कैलोज कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे थिन होता है तो बाहर से तो वो दिख रही है, लेकिन एक अलग कैलोज भी यहाँ पे आके लग जाता है। क्या लिखा,
At certain places the exine is thin or absent. The area may have thick intine or deposition of callus. या तो क्या होगा, या तो ये इंटाइन वाली लेयर दिख रही होगी, नहीं तो क्या होता है एक कैलोज आके यहाँ पे आके लग जाता है। तो दो कंडीशन होती हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे नहीं है, एक्साइन एब्सेंट है, तो या तो ये नीली वाली लेयर इंटाइन जैसा कह रहे हैं ये दिखेगी यहाँ पे, अगर ये नहीं होगी ना तो यहाँ पे होगा कैलोस। क्या होगा, इतना समझ में आया। अब लिखेंगे दे आर कॉल्ड जर्म पोर्स, दे आर कॉल्ड जर्म पोर्स। अब वो छेद है ना यहाँ पे जहाँ पे एक्साइन नहीं है तो वो जर्म पोर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है, जर्म पोर्स कहलाए जाएंगे। तो लिखेंगे दे आर कॉल्ड जर्म पोर्स। अगर देखो दो तरीके हैं, अगर गोल है ये गोलाई में है तो इसको जर्म पोर्स बोलेंगे। ये छेद अगर यहाँ पे जहाँ एक्साइन हटी है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जर्म पोर्स। और अगर ये एलोंगेटेड है, गोल के अलावा एलोंगेटेड है, तो इसका नाम होगा जर्मिनल फ्यूरो। क्या बोला जाएगा, जर्मिनल फ्यूरो। तो हमने क्या बताया, एक्साइन अगर जहाँ जहाँ से छूटी हुई है तो इंटाइन वहाँ पे इंटाइन दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो फिर सेलोस दिख रहा होगा, कैलस दिख रहा होगा। अभी कहाँ कहाँ अगर मान लो अगर ये जहाँ से एक्साइन फ्री है नहीं वहाँ पे, तो दो तरह से हो सकती है। या तो वहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, तो राउंड होगा तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे जर्म पोर। और अगर वहाँ एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ से एक्साइन है नहीं, उसको क्या बोलेंगे, जर्मिनल फ्यूरो। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट लिखेंगे pollen grain are generally tricolpate, pollen grain are generally tricolpate। pollen grains are generally tricolpate मतलब उनके अंदर 3 जम्पोर होते हैं, समझ आया। आमतौर से जो देखा गया है, कॉमनली जो देखा गया है, pollen grain ट्राइकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट का मतलब जिनके अंदर 3 जर्मिनल पोर है, 3 जर्मिनल पोर है, यानी इसका मतलब पॉलन ग्रेन होता होगा, एक्साइन होती होगी, 3 जगह से एक्साइन हटी हुई होगी और इस तरह से हटी हुई होगी कि यहाँ पे गोल गोल पोर्स होंगे, राउंडेड राउंडेड। बात समझ में आई। अब लिखेंगे इन डाइकोट, डाइकोट के अंदर, ठीक है, इन डाइकोट। अब लिखेंगे एंड मोनोकोट विथ सिंगल जर्मिनल फ्यूरो। मोनोकोट अगर है तो ये देखा गया है कि एक ही सिंगल होता है। क्या होता है यहाँ पे, जर्म पोर नहीं होते, यहाँ पे जर्मिनल फ्यूरो होते हैं। जर्मिनल फ्यूरो मैंने बताया एलोंगेटेड होता है, 1 सिंगल जर्मिनल फ्यूरो। जर्मिनल फ्यूरो होता है एलोंगेटेड। और कहाँ होगा ये सबको पता है, एक्साइन जहाँ से हटी हुई होगी। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कुछ पॉलन ग्रेन से बहुत तगड़ी एलर्जी होती है कुछ लोगों को। कुछ पॉलन ग्रेन के चले जाने से छींके आना, जुकाम हो जाना, तो इन पॉलन ग्रेन को लिए लिखवाया जाएगा। लिखिए द मेजर पॉलन एलर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाई, बहुत ख़तरनाक एलर्जी हो जाती है तो एक ख़ास किस्म का पॉलन ग्रेन है, उसके नाम लिखेंगे। द मेजर पॉलन एलर्जी, द मेजर पॉलन एलर्जी The major pollen allergy is contributed by पार्थेनियम। किससे हो रही है, सवाल आया है। नेक्स्ट लिखेंगे
एमरेंथस, 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 और लिखेंगे नाम सोरगम, सोरगम, एमरेंथस, सोरगम एंड चिनोपोडियम, चिनोपोडियम, ये मोस्ट कॉमन है, लिखेंगे चिनोपोडियम आर अदर कॉमन सोर्स ऑफ पॉलन एनर्जी, आर अदर कॉमन सोर्स ऑफ पॉलन एलर्जी। इतनी बात समझ में आई। हमने एक पॉइंट ये बताया, मेजर पॉलन एलर्जी जो देखी गई है पार्थेनियम से देखी गई है, मोस्टली लोगों को इस वाले पॉलन ग्रेन से होती है। इसके अलावा जो कॉमन सोर्स पॉलन एलर्जी के देखे गए, एनर्जी नहीं है, ये एलर्जी है। वो है एमेरियंथस या एमरेंथस, सोरगम एंड चिनोपोडियम। इतना समझ में आया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि पॉलन ग्रेन को ऐसे ही नहीं रखा जाता। लिखेंगे कहाँ रखा जाता है, लिखिए पॉलन ग्रेन इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर, यानी रखोगे, अगर स्टोर करके रखोगे तो आपको कहाँ रखा जाएगा, लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स फॉर मैनी ईयर्स। और आपको बहुत सालों तक पॉलन ग्रेन सजा के अच्छे से बेहतरीन तरीके से रखना होगा, तो आपको नाइट्रोजन लिक्विड में रखना होता है। तो लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन फॉर मैनी ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो पॉलन ग्रेन को स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। तकरीबन माइनस में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। -196 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई?